नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल पर। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 9th का इंग्लिश लिटरेचर का बुक है बी हाइव, जो कि एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। उस बी हाइव बुक में एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। बहुत ही फेमस पोएम है, आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा इसके बारे में। तो ये पोएम जो रॉबर्ट के फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, उस पोएम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, उनका लाइफ स्टाइल, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, और जो ये पोएम है वो पोएम बेसिकली है क्या, और इसके जो जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ जो भी पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गई हैं वो सारी की सारी पोइटिक डिवाइसेस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी हाइव, अ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9 द रोड नॉट टेकन, एक्सप्लेन्ड एंड नरेटेड बाय अनुपम मिश्रा। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बेसिकली अमेरिकन पोइट थे और बहुत ही सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोइट बोला जाता है कि बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोइट्स ऑफ अमेरिका जिनको बोला जाता है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इज़ अ हाईली रिनॉन्ड एंड मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के अमेरिका के सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे ज़्यादा इनको पढ़ा गया है, और सबसे ज़्यादा जिनको कहते हैं कि जितने भी पोइट्स ऑफ नेचर हुए हैं, यानी कि जिन्होंने नेचर पर पोइट्री लिखी है, उनमें सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोइट है अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रोमांटिक पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन। वो अपनी जनरेशन के सबसे ज़्यादा सफल कहे जाने वाले रोमांटिक पोइट थे। देखिए, रोमांटिक पोइट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पोइट जिन्होंने खासकर नेचर के बारे में लिखा है, उनकी पोइट्री में जो ऑब्जेक्ट्स जो उन्होंने यूज़ किए हैं, जो सिम्बल्स यूज़ किए हैं, वो सब के सब नेचर से रिलेटेड हैं। क्या है वो, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। He was born in 1874 in California, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैलिफोर्निया में 1874 में उनका जन्म हुआ था। इन हिज लाइफ टाइम ही रोट अबाउट कैरेक्टर्स, कॉमन मैन, लैंडस्केप्स। अपनी जो पोएम है, उनके पोएम में जो मुख्य चीज़ें होती थी वो बेसिकली किरदार होते थे, और किरदार भी ऐसे नहीं बहुत ही बड़े सेलिब्रेटेड या बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर्स या फिल्म स्टार्स वो कैरेक्टर्स होते थे। उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल आम कैरेक्टर्स होते थे। एंड ही रोट अबाउट कॉमन मैन एंड कॉमन इंसिडेंट्स। जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, उन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया, और उनके बाद उन सब चीज़ों पर उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है। एंड लैंडस्केप, जो खूबसूरत जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, चाहे वो झरनों के दृश्य हों, चाहे वो पेड़ पौधों के दृश्य हों, चाहे वो किसी जंगल का दृश्य हो, इन सब के बारे में उन्होंने खूब लिखा। His poems reflect tragedies and problems of common men। आम आदमी की ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं और जो ट्रेजिडीज़ हैं, उनके बारे में पोएम में उनके बारे में जो हम जब उनकी पोएम्स पढ़ते हैं, तो उसमें आम आदमी की जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो ट्रेजिडीज़ हैं, उनके बारे में हमें उनकी पोएम में पढ़ने को मिलता है। His reaction to complexities of life, ज़िंदगी की जो मुश्किल चीज़ें हैं, यानी कि ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सभी लोग लगभग फेस करते हैं, फेस कर चुके हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। ही वॉन पुलिट्जर प्राइज 4 times एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 31 times, बट अनफॉर्चुनेटली नेवर वॉन इट। उनका एक पुलिट्जर प्राइज़ बहुत ही प्रख्यात और जिसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है, वो पुलिट्जर प्राइज़ पोइट्री के लिए उनको 4 बार मिला। वो नोबेल प्राइज़ के लिए भी, लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ के लिए भी 31 times नॉमिनेटेड हुए थे, लेकिन उनको कभी नोबेल प्राइज़ लिटरेचर पर मिला नहीं है। ये शायद ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी पोइट इतने बार कभी भी नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ है। ही वॉज ऑल्सो पोइट लॉरिएट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका के राष्ट्र कवि भी रहे हैं। एंड ही डाइड इन 1963 इन मैसाचुसेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। और यूनाइटेड स्टेट्स के मैसाचुसेट्स में 1963 में उनकी एट द एज ऑफ 89 ईयर्स ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई। और उनके कुछ बहुत सारी पोएम्स के कलेक्शन हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। उनमें से कुछ 3 या 4 मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्चेस एंड मेंडिंग वॉल्स आर सम ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स। ये 3 जो पोएम्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो उनकी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा जिनको सफलता मिली है, सबसे ज़्यादा लोगों ने उन पोएम्स को पढ़ा और अप्रिशिएट किया, वो 3 पोएम्स के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ये तो रहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थोड़ी सी लाइफ के बारे में। अब ये पोएम को समझते हैं। देखिए, द रोड नॉट टेकन बहुत ही फेमस पोएम है, और कहीं ना कहीं आपने इसको पढ़ा जरूर होगा। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स अ सिंपल इंसिडेंट ऑफ हिज लाइफ। इस पोएम में पोइट अपनी एक लाइफ का एक सिंपल सा छोटा सा इंसिडेंट, घटना होती है, उसको डिस्क्राइब करता है। अब वो घटना क्या है? ही इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट वेयर ही फाइंड्स टू रोड डाइवर्ज इन 2 different डायरेक्शन। वो एक पॉइंट पर खड़ा है
देखिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, इमेजनरी का बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी पोएम में यूज़ किया है। वो क्या है, बेसिकली एक पॉइंट पर खड़े हैं, उस पॉइंट्स के आगे दो रोड्स हैं, दोनों ही रोड्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं। अब उन्हें वहाँ पर खड़े होकर ये डिसीजन लेना है कि दोनों ही रोड्स मेरे सामने हैं और दोनों ही अच्छी ऑप्शन हो सकती है, मैं किसी भी रोड को चूज़ कर सकता हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि इन दो रोड्स में से किस रोड को चुनूँ। बीइंग द ओनली ट्रैवलर ही इज़ इन अ डिलेमा, DILEMA, डिलेमा मतलब होता है कन्फ्यूजन, एज टू विच रोड ही शुड चूज़। अब क्योंकि वो अकेले ट्रैवलर थे, दो लोग होते तो एक इस रास्ते चला जाता और उस रास्ते चला जाता, और बाद में जब कभी वो मिलते तो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते थे। अब वो उनके सामने डिलेमा ये है कि वो अकेले ट्रैवलर हैं। तब उनके सामने जो कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन ये था कि दोनों रोड में से मैं कौन से रोड को चूज़ करूँ अपने लिए। ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू सी बोथ द रोड्स एंड कंपेयर देम। वो वहाँ पर काफ़ी देर खड़े रहे और सोचते रहे, विचार करते रहे, दोनों रोड्स की तरफ देखते रहे, उनको कंपेयर करते रहे, आपस में तुलना करते रहे कि किस रोड को उनको अपने लिए चूज़ करना चाहिए। आफ्टर मच थॉट एंड कंसिडरेशन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद, ही चोज द रोड दैट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर। उन्होंने वो रोड अपने लिए चुनी जो ग्रासी थी, यानी जिस पर घास उगी हुई थी, और जिस पर वांटेड वियर का मतलब होता है, वियर का मतलब होता है घिसना। देखिए जब रोड पर ज़्यादा लोग चलते हैं, अगर उस पर घास है तो वो घास कई बार घिस जाती है लोगों के चलने से। तो एक रोड थी वो जिस पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई थी, और इट वांटेड वियर, यानी कि उस पर बहुत कम लोग चले थे। इन द मॉर्निंग बोथ द रोड्स वर इक्वली कवर्ड विद द फॉलन लीव्स एज नो वन हैड वॉकड ऑन दिस रोड्स। अब सुबह के टाइम अगर दोनों रोड्स को देखा उन्होंने, तो वो दोनों ही रोड्स पत्तियों से ढकी हुई थी, क्योंकि रात में उनके ऊपर कोई भी चला नहीं था। He decides to travel over the road that was used by less people। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए उस रोड को चुनूंगा जिस पर बहुत कम लोग चले हैं। एंड कैप द फर्स्ट रोड फॉर सम अदर डे, और उन्होंने पहली सड़क को छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, सोचते हुए कि मैं किसी और दिन वापस आऊँगा, वापस आकर इस दूसरे रोड पर जाकर देखूंगा कि रोड मुझे बेसिकली कहाँ ले जाती है। His decision of traveling on the road that was less traveled by and made all the differences in his life। अब उन्होंने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मैंने अपने लिए वो रोड चुनी जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, और ऐसा करने से हुआ कि मैं जो सफलता मिली, मेरी लाइफ में जो डिफरेंस आया, जो मुझे एक अलग तरह की रेपुटेशन मिली, वो किस वजह से मिली, मेरे उस डिसीजन की वजह से मिली, जो मैंने वहाँ पर खड़े होकर कुछ समय उसको देखा, उसको समझा, और मैंने वो रोड अपने लिए चूज़ की जिस पर बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। ये बेसिकली एक सिम्बोलिज्म है। ये है क्या, इसके बारे में जो हम पोएम पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या है बेसिकली, दिस पोएम कैन बी रिलेटेड विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। इनका ये पोएम जो है उनका एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये उसको रिलेट करते हैं। वो पर्सनल एक्सपीरियंस था क्या, एट द एज ऑफ 38, जब वो 38 वर्ष के हो गए थे, ही डिसाइडेड टू सेल एवरीथिंग एंड मूव टू इंग्लैंड विद हिज फैमिली। वो अमेरिका में पले बड़े जरूर थे, लेकिन जिस जगह पर वो रहते थे वो जगह का नाम न्यू इंग्लैंड था। वो एक बेसिकली रूरल एरिया था, शहर से काफ़ी दूर, एक रूरल जिसको ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में वो पले बड़े थे। तब जब वो 38 साल के हो गए, और जब अमेरिका में उनको बहुत सफलता नहीं मिली, उनकी पोएम्स को बहुत सारे पब्लिशर ने प्रिंट करने से मना कर दिया, तब उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने जितनी भी उनकी संपत्ति थी, उनको कहते हैं कि अपने शादी के बाद बहुत उनको संपत्ति अपनी पत्नी के परिवार की तरफ से मिली थी, वो सब उन्होंने बेच बाच के अपना कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए अपनी फैमिली के साथ। His poems that were rejected by many publishers in America were acknowledged by publishers in England and he became famous and got appreciation there। अब जो पोएम अमेरिका के पब्लिशर्स ने मना कर दिया था छापने के लिए, वही पोएम जब वो इंग्लैंड में गए, वहाँ पर उनकी पोएम को एक्नॉलेज किया गया, वो प्रिंट हुई न्यूज़पेपर्स में, और वहाँ पर वो उनको बहुत अप्रिशिएशन मिला, बहुत उनको एनकरेजमेंट मिला। He returned to his native place after 2 years and became one of the most recognized and celebrated poet of America। 2 साल बाद 40 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका अपने नेटिव प्लेस पर वापस आ गए, और जब वो 2 साल बाद वापस आए, तब तक उनकी जो रेपुटेशन थी वो अमेरिका तक पहुंच चुकी थी। तो जब वो अमेरिका वापस आए, तब वो वहाँ के बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट अमेरिका के बन गए। सो हिज डिसीजन ऑफ मूविंग टू इंग्लैंड मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ। सो उनका जो डिसीजन था कि भाई मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहाँ से छोड़कर जाता हूँ, इंग्लैंड जाऊँगा और वहाँ पर जाकर दोबारा से कोशिश करूँगा, तो उन्होंने कहा जो मैंने डिसीजन लिया, ये डिसीजन लेना उस समय काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। देखिए पुराने समय में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी
बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते थे जिनको लोग प्रोफेशंस मानते नहीं थे, और इनमें बहुत कम लोगों को सफलता मिलती थी, जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, या आपके कोई आप एक्टर बनना चाहते हैं, कोई पोइट या राइटर बनना चाहता है, कोई ड्रामाटिस्ट बनना चाहता है। तो इन सब फील्ड्स में बहुत सारे लोगों को रुचि भी नहीं थी और बहुत लोगों को सफलता मिलती भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपना लिए वो प्रोफेशन चुना, और चुनने के साथ उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लिया कि वो सारी चीज़ें बेचकर अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से इंग्लैंड गए वहाँ पर, और वहाँ से वापस आए, और फिर ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पोइट्स ऑफ अमेरिका। और बाकी तो हिस्ट्री आप उनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए पोएम की बात करते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ये उनका पूरा नाम था, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। बुक्स में अक्सर जहाँ भी आप देखेंगे वो मिडिल नेम कई बार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट उनका पूरा नाम था। अब देखिए, चलिए पोएम पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्स in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब ये टू रोड्स, इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। देखिए, टू रोड्स बेसिकली, जैसे मैंने कहा, उन्होंने इमेजरी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। ये दो रोड नहीं है बेसिकली, ये बेसिकली एक सिंबल है जो उन्होंने यूज़ किया है। दो रोड्स कहीं ना कहीं ये दर्शाता है दो चॉइसेस को, जो डिसीजन हम अपनी लाइफ में लेते हैं। कई बार हम ऐसे पॉइंट पर खड़े होते हैं जहाँ पर हमें दो रास्ते नज़र आते हैं, और उन रास्तों में से एक रास्ता हमें चुनना होता है। और ये कॉमन टेंडेंसी होती है लोगों में, बल्कि हम सभी लोगों में होती है, कि ज़्यादातर लोग उस रास्ते पर चलना पसंद करते हैं जिस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग चल चुके हैं या बहुत सारे लोग चल रहे हों। तो लोगों को लगता है कि यही रास्ता ठीक है। अब पोइट क्या कह रहा है कि वन डे आई फाउंड माई सेल्फ एट ए पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड क्या है? बेसिकली वो जंगल जो है जिसमें जो दोनों रोड डाइवर्ज हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, उसके पत्तियों का कलर जो है पीला पड़ गया है। आप देखते हैं जब सीजन चेंज होता है तो पत्तियों का कलर येलोइश हो जाता है, वो पत्तियाँ गिर जाती हैं, उसके बाद उसमें नई पत्तियाँ आती हैं। तो येलो वुड, so टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड, इसमें पोएटिक डिवाइस भी उन्होंने यूज़ किए जो है मेटाफर। जैसा कि मैंने बताया, टू रोड्स नहीं है, तो वो रोड बेसिकली सिंबल है जो चॉइसेस ऑफ लाइफ के लिए यूज़ किया गया, जो हमें अलग अलग चॉइसेस लाइफ में मिलती हैं उनके लिए यूज़ किया गया। और येलो वुड को भी मैंने हाईलाइट किया है। येलो वुड बेसिकली येलो कलर का वुड नहीं है, वो इसलिए येलो कलर का वुड का मतलब होता है जंगल। वो येलो कलर का इसलिए दिख रहा है कि पत्तियाँ उसकी सारी पीली पड़ चुकी। तो इसमें अगर पोएटिक डिवाइस पूछा जाए तो वो है मेटाफर, जिसको रूपक अलंकार बोलते हैं। और कहता है आई सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। अब उसको वहाँ थोड़ा सा डिलेमा इसलिए है कि वो कहता है कि मैं अकेला ट्रैवलर था उस दिन, और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और डिलेमा में था। तो मुझे इस बात का थोड़ा सा रिग्रेट है कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ नहीं चल सकता था, यानी कि दोनों डिसीजन मैं एक साथ नहीं ले सकता था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो कहता है कि आई एंड लुक्ड लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। तो मैंने उस पॉइंट पर काफ़ी देर खड़ा रहा और मैंने दोनों रोड्स की तरफ देखा, वहाँ तक देखा टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ पर वो जाकर अंडरग्रोथ जो जैसे होते हैं झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पीछे जाकर वो बेंट मुड़ी रोड आगे से, और उसके बाद जाके डिसअपियर हो गई। अब इसमें भी देखिए एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है जिसको बोलते हैं सिम्बोलिज्म। ये अंडरग्रोथ बेसिकली एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया। अंडरग्रोथ क्या है? बेसिकली लाइफ के चैलेंजेस को के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो कई बार आपके जो डिसीजन होते हैं कई बार सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं, और कई बार काफ़ी अनश्योर होते हैं। यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आगे क्या होने वाला है। तो पोइट वही कह रहा है कि मैंने उस रोड की तरफ देखा, दोनों रोड की तरफ देखा, जहाँ तक मैं देख सकता था, जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी, और कहाँ तक देखा कि जहाँ पर ये रोड मुड़कर एक अंडरग्रोथ में जाकर डिसअपियर हो गई। ऑलराइट, अब क्या कहता है? देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। अब कहता कि मैंने दूसरी रोड की तरफ देखा, as just as fair, वो रोड भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही फेयर थी, साफ़ सुथरी थी जैसे कि पहले वाली। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, मुझे लगा कि ये जो दूसरी वाली रोड है इसका क्लेम, यानी कि ये अगर दोनों में तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि दूसरी रोड ज़्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी। इसका ये इंडिकेशन है कि लोग इस पर बहुत कम चले थे। एंड वॉन्टेड वेयर, इसका मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी किया। वॉन्टेड वेयर का मतलब है, वेयर का मतलब होता है घिसना। जैसे कोई चीज़, चप्पलें आपकी चल चल के घिस जाती हैं, सड़क घिस जाती है। तो कहता कि वो ग्रासी थी। ग्रासी इसलिए थी कि उस पर बहुत कम लोग चले थे।
अब मैंने इसको देखो ब्लू से हाईलाइट किया है, इसलिए ये बताने के लिए कि यहाँ पर भी एक पोइटिक डिवाइस है, वांटेड वेयर। यहाँ पर आप देखें डब्ल्यू, ये कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर जिसका रिपीटेशन हो रहा है, और जो साउंड आ रहा है वाह वाह, वांटेड वेयर। जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दो या दो से ज़्यादा बार, तो वहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं अलिट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर अलिट्रेशन है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब वो कहता है दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वोर्न देम रियली अबाउट द सेम। कहता है कि अगर इस रोड पर भी लोग चले होते तो ये रोड भी लगभग उतना ही घिस गई होती जितना कि पहले वाली रोड घिस चुकी है। अब कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way out I doubted if I should ever come back। अब कहते हैं and both that morning equally lay। अब अगले दिन सुबह के टाइम अगर उस रोड को देखा जाए तो उसमें जो पेड़ से पत्तियां गिरी, वो पत्तियां लगभग दोनों रोड पर बराबर गिरी। एंड नो लीव्स इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और उसमें जो दूसरी रोड थी उसमें जो पत्तियां जो नीचे गिर गई थी वो काली नहीं पड़ी। काली क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस पर कोई आदमी लोग चले नहीं, चलने की वजह से पत्तियां उनके पैरों के नीचे कुचली जाती हैं और वो काली पड़ जाती हैं। तो मैंने उसको देखा कि भाई जो दूसरी वाली रोड है वो बिल्कुल ग्रासी है, बिल्कुल भी घिसी हुई सड़क नहीं है। और अगर पत्तियों की बात की जाए, जो पत्तियाँ रात में उन सड़कों पर गिरी थी वो ब्लैक नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि उस रास्ते पर कोई व्यक्ति चला नहीं था या लोग चले नहीं थे। अब इस लाइन को मैंने ब्लू से हाईलाइट किया ये बताने के लिए कि इस लाइन में भी एक पोइटिक डिवाइस है जिसको बोलते हैं सिनेक्डेकी, SYNECDOCHE। इसका जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, सिनेक्डॉश लोग बहुत सारे बोलते हैं या कुछ और प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है सिनेक्डेकी। अब सिनेक्डेकी है क्या? इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है नो स्टेप। देखिए कभी क्या होता है पोइट्री में, कभी कभी किसी एक वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को यूज़ किया जाता है। वो वर्ड किसी एक जैसे हमारे शरीर का एक हिस्सा हमारा पैर है, ठीक है, तो कभी कभी क्या पोइट करता है पूरे शरीर को ना बता के वो केवल बॉडी के एक हिस्से की बात करता है। यानी कि समटाइम्स अ पार्ट इज़ यूज्ड फॉर द होल और द होल इज़ यूज्ड फॉर द पार्ट। यहाँ पर क्या है, बॉडी का एक पार्ट को केवल यूज़ किया गया है, बजाय इसके कि उन्होंने पूरे ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई यहाँ पर वर्ड नहीं लिखा है। तो अ पोएटिक डिवाइस इन विच a part is used for the whole thing और the whole is used for the part। तो स्टेप बेसिकली स्टेप तो नहीं चले होंगे, आदमी ही चले होंगे वहाँ पर, तो बजाय ह्यूमन बींग्स के उन्होंने केवल स्टेप वर्ड यूज़ किया गया है, जो कि किसके लिए यूज़ किया गया? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो सिनेक्डेकी। ऑलराइट, इसको कैसे बोलेंगे? सिनेक्डेकी। तो वो पोएट क्या बोलता है कि उन रास्ते पर तो कोई चला नहीं था, इसलिए वहाँ की पत्तियाँ काली नहीं पड़ी थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने कहा चलो अब जो दूसरी वाली पहले वाली सड़क थी वो मैं उसको किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। यानी कि मुझे पता है कि किस तरह से जंगल में जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस आपको उसी जगह पर ले आते हैं। तो ही टुक ए चांस, उन्होंने एक चांस लिया और कहा कि चलो पहली वाली रोड को मैं किसी और दिन आऊँगा और किसी और दिन उस पर ट्रैवल करके देखूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे एंड आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। उसको का मुझे ये बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये जानते हुए भी कि दुनिया में सब चीज़ें गोल हैं, दुनिया कैसी गोल गोल घूम रही है और सब सड़कें, कोई रोड कहीं जाता है, कोई रोड कहीं आता है। और वो मुझे पक्का विश्वास नहीं कि मैं इस रोड पर या इस पॉइंट पर दोबारा ज़िंदगी में कभी वापस आ पाऊँगा या नहीं। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक चांस लिया अपने आप। नेक्स्ट, आई शैल बी टेलिंग दिस विद साई। साई कहते हैं आह भरना, SIGH। Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I, फिर से I took the one less traveled by, and that has made all the difference। अब कहता कि ये अब कई वर्षों बाद, कई सालों बाद ये जो घटना है, ages and ages, यानी कि बहुत सालों और सालों के बाद मैं ये जो घटना है, जो चीज़ हुई है, लोगों को आह भरते हुए बताऊंगा। क्या? द टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, मेरे सामने एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मेरे सामने दो रास्ते थे और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने अपने लिए वो रास्ता चूज़ किया जो बहुत कम लोग जिस पर चले हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस मेरी चॉइस ने मेरी ज़िंदगी में को पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। अब देखिए ये जो को मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इनमें भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं, मैं आपको समझा देता हूँ।
समवेयर एजेस एंड एजेस, ये एक वर्ड है पर्टिकुलर, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। जब कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई भी वर्ड किसी लाइन में रिपीट होता है या किसी पैराग्राफ में रिपीट होता है, कोई वर्ड किसी लाइन में या किसी पैराग्राफ में भी रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होती है उसको बोलते हैं रिपीटिशन। बड़ा आसान है इसको याद करना। ऑलराइट, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, इसको, इसमें भी एक पोएटिक डिवाइस, उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा है क्या? एनाफोरा जब कोई एक पर्टिकुलर लाइन, जब कोई पूरी की पूरी लाइन एज इट इज़ किसी पोइट्री में या किसी पैराग्राफ में रिपीट होती है, उस पोइटिक डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा। और ये बेसिकली पोइट किस लिए यूज़ करते हैं? टू एम्फसाइज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एम्फसाइज करने के लिए वो एक पर्टिकुलर लाइन को कई बार रिपीट करते हैं। वो सेम पैराग्राफ में भी हो सकती है, वो अलग अलग पैराग्राफ में भी हो सकती है। सो टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड पोएम की शुरुआत में भी आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली ही लाइन है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, और जब यहाँ पोएम, जब लास्ट पैराग्राफ की तीसरी लाइन में भी वही लाइन को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो उसको बोलते हैं एनाफोरा। एंड जो लास्ट लाइन है, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, ये पोएम यहाँ पर कहते हैं मेरी ज़िंदगी के जो कहते हैं मायने ही बदल गए। और सीधी सी सही बात है, जब वो वहाँ से वापस आए और फिर से उनको जो अपनी पोइट्री के लिए जो रिकग्निशन वहाँ मिला था, उससे ज़्यादा उनको अमेरिका में मिला, और वो अमेरिका के सबसे प्रख्यात पोइट्स में से एक रहे अपनी लाइफ टाइम में। तो ये था पूरा पोएम द रोड्स नॉट टेकन का वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेनेशन, उसका समरी, सारी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस और जितने भी इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे अपना जो आपका सजेशन है, जो भी आपका राय है उससे मुझे ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें और जो सब्सक्राइब करें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।